सिर्फ अच्छी बहू कहलाने के फेर में अपना सर्वनाश ना करो। ओह, तो तुम आज फिर 11:30 बजे नहाकर आई हो। इतनी देर से नहाई हो तो जाहिर है अब तक तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। तिथि जब अपने छत पर अपने बच्चों के कपड़े सुखाने आई तो सामने के छत पर नीता खड़ी हुई अपने बाल झटक रही थी। दोनों पड़ोसी थे और छत की मुडेर साथ लगे होने की वजह से अक्सर आपस में सुखम दुखम बतिया लिया करती थी। तिथि की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके अभी एक छोटा बेटा भी था। वह भी अपने सास ससुर देवर और ननद के साथ रहती थी और नीता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उसके घर में भी सास ससुर और 2 देवर थे। इसके अलावा हमउम्र होने के नाते तिथि और नीता में दोस्ती हो गई। वैसे तो दोनों घर की बहुएं थी, इसलिए तीज त्योहार पर ही मुलाकात हो पाती थी। एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं के बराबर ही हो पाता था। तिथि तो फिर भी कभी कभार किसी काम से नीता के घर आ जाती थी, पर नीता अभी नई बहू थी, इसलिए उसे घर से बाहर ज़्यादा इधर उधर किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। बस रिहायशी इलाके के अगल बगल के घरों की लगभग सटी हुई यह छत की मुडेर ही दोनों सखियों की बातचीत की जगह बन गई थी और उनकी दोस्ती भी करीब आती जा रही थी। यह छत की मुडेर ही उनका कैफ़े था, ऐसा दोनों हंसकर कहा करती थी। तिथि अक्सर देखती थी कि नीता काम में लगे होने की वजह से खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। वह 3 साल से नीता के परिवार को जानती थी, सो उसे यह भी पता था कि नीता की सास पुराने ख्यालातों वाली है और थोड़ी सी दबंग भी। अगर वह यह बात नीता को बताती तो नीता को ससुराल वालों से डर लग जाता और वह अपनी सास से भड़क जाती। इसलिए वह बहुत समझदारी से उसे नसीहत देना चाहती थी कि यूं सिर्फ अच्छी बहू का खिताब पाने के लिए अपने हेल्थ का सर्वनाश ना करो। इसलिए तिथि अक्सर उसके साथ अपने ज़िंदगी के अनुभव शेयर करती थी और साथ ही नीता को भी कुछ व्यवहारिक ज्ञान के साथ नसीहत भी दे दिया करती थी। जैसे उसने आज नीता को देखते ही टोक दिया था। तिथि की बात पर नीता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, अरे मुझे तो सुबह सुबह भूख लग जाती है, लेकिन मेरी सासू माँ का सख्त आदेश है कि घर की बहू बिना नहाए और बिना पूजा किए हुए नाश्ता नहीं कर सकती। नीता की इस बात पर तिथि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। पहले मेरी सास भी ऐसा ही कहा करती थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझसे देर तक भूखा नहीं रहा जाएगा। और मैं तुम्हें भी एक नसीहत देती हूँ कि तुम्हें अगर सुबह सुबह भूख लग जाती है तो सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर पूजा कर लिया करो। कोई ज़रूरी है कि इतनी देर से नहाया जाए और देर से नाश्ता किया जाए। तिथि ने जब कहा तो नीता बड़े ध्यान से सुन रही थी। तिथि की बात सही थी और तर्क संगत भी। फिर उसने भी अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहा कि शुरू में 2-3 दिन तक मैंने ऐसा किया था, लेकिन काम इतना होता था कि फिर मुझे लगने लगा कि पहले यह काम निपटा लूँ तब नहा लेती हूँ, ज़रा वह काम निपटा लूँ तब नहा लेती हूँ। बस ऐसे करते करते देर हो जाती है। अब तिथि की आवाज़ में थोड़ा रोष आ गया। शायद उसके अपने पुराने घाव ताज़ा हो गए थे, सो वह थोड़ा तल्ख आवाज़ में बोल पड़ी, और तुम्हारी सास, वो तो जल्दी नाश्ता कर लेती है ना, या वह भी देर से नहाती है? तब क्या वह भी भूखी रहती है? पता नहीं आज तिथि इतना खुलकर नीता से कैसे बात कर रही थी। शायद पिछले 3 महीनों की बातचीत में ही
दोनों में एक तरह से सहेलियों जैसा बहनपना हो गया था और एक दूसरे की फिक्र भी होने लगी थी। तिथि के सवाल के जवाब में नीता ने बड़ी दबी जुबान से कहा, उनकी तो उम्र हो गई है, इसलिए वह सुबह सुबह नाश्ता कर लेती हैं और फिर ठाकुर जी की पूजा और पूजा घर की सफाई का पूरा भार मुझ पर दे दिया जाता है। पहले पूजा घर साफ करना होता है, पूजा के बर्तन साफ करने होते हैं। यह सब करने के बाद ही मैं नहाने जा सकती हूँ। फिर बृहद पूजा और फिर जाकर मुंह में कुछ डाल पाती हूँ। घर की बहू तो मैं ही हूँ, तो यह जिम्मेदारी तो मेरी ही हुई ना। अब तिथि थोड़ा मुंडेर पर और नज़दीक आकर नीता से बोली, देखो नीता, मैं जानती हूँ कि तुम अभी नई बहू हो, इसलिए तुम पर इतना काम लाद दिया जा रहा है और मुझे लगता है तुम अपनी अच्छाई दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल पा रही हो। तब नीता भी बोल उठी, सही कह रही हो आप। नीता ने कहा तो तिथि ने अपना समझाना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही सही समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है और किसके लिए कितना कितना काम करना है। क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं भी ऐसी ही थी। अब मैं अपने अनुभव से तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और इसे अमल में लाना, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? नीता ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके पूछा तो तिथि को उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। वैसे भी दोनों पड़ोस में ही तो रहती थी और हम उम्र होने के नाते एक दूसरे के मन की बातें बतिया लेती थी। तिथि की शादी 3 साल पहले हुई थी। वह भी अपने सास, ससुर और देवर के साथ रहती थी। अब तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी था। नीता के प्रति वह एक सहेली और छोटी बहन का भाव रखती थी, इसलिए जब तब उसे समझाया करती थी। अब जबकि तिथि ने समझाया कि जब तक तुम नहीं बोलोगी कोई नहीं समझेगा, तुम जितना करती जाओगी लोग तुमसे उतना ही काम करवाएंगे, क्योंकि हमें ही अपने लिए बोलना होता है, वरना हमारे सामने वाले को हमारे दर्द का पता नहीं होता है। इस पर नीता ने कहा, ओह नीता, ये सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तुमसे इतना काम ना ले लें कि तुम अपने बारे में सोच ही ना पाओ। तिथि की बात सुनकर नीता को भी अपनी हालत पर कुछ तरस सा आने लगा, क्योंकि इधर कुछ दिनों से वह भी यही सब सोच रही थी कि उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब वह देखती कि उसके बनाए हुए नाश्ते को सब सुबह सुबह बहुत मज़े लेकर खा रहे हैं और वह भूखे पेट सिर्फ घर का काम किए जा रही है, तब उसे लगता था कि वह क्या कर रही है। वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन यहाँ पर जब वह घर का काम करती तो सास उसकी बहुत तारीफ करती थी। हमेशा लक्ष्मीनी बहू ही कहकर पुकारती, जो संस्कार से भरी हुई थी और पूजा पाठ भी करती थी। इधर माँ को खुश देखकर उसके पति अमन भी बड़े मेहरबान रहते थे और उनका प्यार पाकर वह दुगने जोश से नीता घर के काम में लग जाती थी। पर अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य थोड़ा गिर रहा था और इन कामों में रुचि भी कम होती जा रही थी। आज अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगी। तिथि की नसीहत सुनकर नीता गंभीरता पूर्वक, अब उसे लगा कि उसे सुबह का नाश्ता कितनी देर से नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए धीरे धीरे करके
वह अपना कंडीशन करेगी और अपनी बात भी सबके सामने रखेगी, तभी वह भी खुश रह पाएगी और घर वालों को भी खुश रख पाएगी। अब तो ऐसा होने लगा कि तिथि की नसीहत के अनुसार धीरे धीरे नीता सुबह चाय के बाद नहाने लगी और पूजा करके रसोई में जाती, फटाफट नाश्ता बनाती। उसके बाद सबके साथ वह भी नाश्ता कर लेती, फिर बाकी काम करती थी। शुरू में कुछ दिन उसकी सास को नागवारा गुजरा, फिर जब नीता ने उसको आदत बना लिया तब सब इस बात के साथ खुद को एडजस्ट करने लग गए कि नीता सुबह नाश्ता करेगी, उसके बाद घर के बाकी काम करेगी और वह भी अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देगी। उस दिन की तिथि की कही हुई बात से नीता को बहुत फ़ायदा हुआ और उसने समझ लिया कि अपने लिए जब तक आवाज़ ना उठाओ कोई नहीं समझता। अब नीता की दिनचर्या भी नियमित हो गई थी और घर वालों की नज़र में उसका मान भी कुछ बढ़ गया था। जब हम में काबिलियत होती है और हम ज़िंदगी जीने की अपनी शर्त रखने लगते हैं तो शुरुआत में कुछ विरोध के स्वर उठते ज़रूर हैं, पर कालांतर में लोग इस बदलाव को आत्मसात कर लेते हैं और संबंधित व्यक्ति जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगता है तो फिर उसके लिए सामने वाले के मन में भी एक खास जगह बनने लगती है, और अगर खास जगह ना भी बने तो खुद के लिए जीना सीखना बहुत आवश्यक है, तभी आंतरिक खुशी मिलती है। वरना कुढ़ कुढ़ कर दूसरों के लिए त्याग करते रहने से धीरे धीरे मन भी मरने लगता है और कार्य क्षमता भी क्षीण होती है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।